तो दोस्तों काफी इंतजार के बाद में फ्रॉम सीरीज का सीजन 4 आ चुका है, जिसका पहला एपिसोड रिलीज हो गया है और आज की इस वीडियो के अंदर इस एपिसोड का हम चीर-फाड़ कर देंगे। और जो पहली बार फ्रॉम सीरीज को देख रहे हैं तो इससे पहले जाकर फ्रॉम के 3 सीजन्स को देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये वाला एपिसोड समझ में नहीं आने वाला। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ मैंने संभवम अध्यायम ओनू फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक मलयालम मिस्ट्री मूवी है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जल्दी से जल्दी एपिसोड 2 लाने के लिए इस वीडियो के ऊपर 10,000 लाइक और 500 कमेंट कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीजन 4 एपिसोड 1 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पर सीजन 3 का आखिरी एपिसोड खत्म हुआ था। फ्यूचर वाली जूली टाइम ट्रेवल करके जिम की जान तो बचाने आई थी, लेकिन उसके जिम को कुछ भी समझा पाने से पहले ही वहां पर येलो जैकेट वाला डीमन, जिसको हम येलो जैकेट मैन कहेंगे, वो पहुंच जाता है, जिसने कि जिम के ऊपर हमला करके एक बार में ही अपनी उंगलियों से उसका गला चीर दिया था। ये देखकर जूली जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और याद रखें, ये वो वाली जूली नहीं है जो कि अभी यहाँ पर रह रही है, ये फ्यूचर से आई है। जिसको देखकर येलो जैकेट मैन ये कहता है कि हमको ऐसे मिलना छोड़ देना चाहिए, और जो कहानी लिखी जा चुकी है तुम उसको देख तो सकती हो पर बदल नहीं सकती। और अगर आपको याद हो तो जूली के ट्रांस स्टेट में जाकर वापस आने के बाद में जब वो अपने भाई ईथन के साथ डाइनर में बैठी हुई थी तो ईथन ने उससे सेम बात कही थी। तो जूली के एक्सपीरियंस को सुनकर ईथन ने उससे ये भी कहा था कि तुम तो स्टोरी वॉकर हो, जो कि कहानी को पास्ट प्रेजेंट कहीं से भी देख सकती है, मगर उसे चेंज नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर ईथन का और येलो मैन का सेम बात कहना काफी खटक रहा था मेरे को। एनीवेज वैसे येलो मैन की बातें इस तरफ इशारा भी कर रही होती हैं कि जूली ने शायद से पहले भी बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो उसको बदल नहीं पाई। एंड लेट मी रिमाइंड यू कि प्रेजेंट वाली जूली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि वो एक स्टोरी वॉकर है, बस उसको एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था। मे बी आगे चलकर उसको अपनी शक्तियों का एहसास हो जाएगा। और क्या अगर वो ऐसा कर सकती है तो कहीं रैंडल और मरियल भी ऐसा कर सकते थे। एनीवेज अब आगे जूली रोते हुए वहां से गायब हो जाती है और येलो जैकेट मैन जिम को कहता है कि तुम मेरे फेवरेट हो और काश तुम जिंदा रहकर आगे होने वाली चीजों को देख पाते, क्योंकि आगे होने वाली चीजें उसकी फेवरेट हैं। यानी कि ये कहानी पहली बार नहीं हो रही थी, इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। अब इतना बोलकर येलो जैकेट मैन हंसने लगता है और उसी समय जिम वहीं पर खत्म हो जाता है। एनीवेज तभी दूसरी तरफ एक गाड़ी उसी रोड पर गिरे हुए पेड़ के पास आकर रुक जाती है, जहाँ से लोग इसी मनहूस गाँव के अंदर पहुंच जाया करते थे। और उस गाड़ी के अंदर एक कैथोलिक प्रीस्ट होता है, लेकिन सभी लोगों की तरह उसको भी यही लग रहा था कि वो किसी दूसरे रूट पर जाकर वापस से हाईवे पर पहुंच जाएगा। लेकिन उसे इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आज और इसी वक्त से उसकी दुनिया पूरी तरह से उलट पलट होने वाली थी। अब वहीं दूसरी ओर उस बंकर यानी कि स्टोरेज एरिया के अंदर जहां पर एल्जिन ने फातिमा की डिलीवरी करवाने के लिए उसे रखा हुआ था, वहां पर अभी फातिमा के पास कैनी और एलिस होते हैं, जिनको वो ये बताने लगती है कि किस तरह से गांव में मौजूद मॉन्स्टर्स पहले असल में नॉर्मल इंसान हुआ करते थे। यानी कि उनकी ऑटोप्सी करते वक्त ये चीज तो पहले ही साबित हो गई थी कि वो पहले इंसान थे, लेकिन इन लोगों ने जंगल में रहने वाली किसी बहुत ही खतरनाक चीज से एक डील करी थी, जिसमें उन्होंने अपने ही बच्चों की बलि दे दी। जी हाँ, और बदले में हमेशा जीवित रहने का वरदान या फिर इस तरह की सिचुएशन मांगी थी, जो कि इस गांव के अंदर एक श्राप लगा हुआ था। यहाँ पर मतलब रिपीटेड साइकिल्स हुआ करती थी। उनको जिंदा रहने का वरदान तो मिल गया था हमेशा के लिए, लेकिन वो बहुत ही वियर्ड तरह से हुआ था, क्योंकि डीमन और डेविल ने इनके वर्डिंग को ले लिया होगा, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं बोला कि वो हमेशा इंसानी रूप में ही जिंदा रहना चाहते थे। तो उसने अपने हिसाब से वरदान दिया था, जो कि आगे चलकर काइंड ऑफ श्राप ही था। हालांकि इस खतरनाक चीज को फातिमा अपने विजन्स में देख नहीं पाई थी, लेकिन अभी वो काफी डरी हुई होती है। अब देखो, जंगल में रहने वाले किसी खतरनाक चीज से डील करी थी और जंगल में से ही येलो जैकेट मैन निकल कर आया था। तो क्या हो सकता है कि इसी से डील करी गई हो, या फिर वो सब बस एक बड़ी चीज का पार्ट था। एनीवेज तभी एलिस जो होता है वो फातिमा को संभाल कर कॉलोनी हाउस लेकर जाने लगता है, जबकि कैनी उसी स्टोरेज एरिया के अंदर मौजूद सीक्रेट टनल से बॉयड यानी कि गांव के शेरिफ को ढूंढने के लिए नीचे जाने लग गया था। और आपको याद होगा कि बॉयड ने वहां पर जाकर देखा था कि जो फातिमा का बच्चा था वो असल में स्माइली मैन में कन्वर्ट हो गया था। खैर, अब टनल में नीचे आगे बढ़ते हुए उसे काफी डर लग रहा होता है कि तभी बॉयड अचानक से उसका मुंह पीछे से पकड़कर उसे शांति से वहां से बाहर चलने के लिए बोलता है, क्योंकि पिछले सीजन के आखिर में बॉयड ने जो देखा था उसने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। मतलब इनडायरेक्टली स्माइली मैन उसका ग्रैंडसन था और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ऐसा हो कैसे सकता है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि फातिमा ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसके फीटस को एक जापानीज ड्रेस वाली किमिनो वुमेन जो थी वो अपने साथ टनल में बाकी मॉन्स्टर्स के सामने ले गई थी, और वो फीटस अगले ही पल यानी कि तुरंत ही पलक झपकते उस स्माइली मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है, जिसको बॉयड ने खत्म किया था। और उसकी बॉडी को कैनी ने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा भी था।
अभी वो स्माइली मॉन्स्टर अचानक कैनी के सामने आकर हंसने लगता है, जिसको देखकर कैनी के होश पूरी तरह से उड़ गए थे। और सबसे बड़ी बात कि उसने कैनी का नाम भी लिया था, यानी कि ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे, इनके पास में सोचने समझने की शक्ति भी थी। खैर इसी दौरान बॉयड अब जैसे तैसे उसको संभाल कर टनल के बाहर लेकर जाता है और कैनी को समझाता है कि फातिमा का फीटस ही स्माइली मॉन्स्टर बन गया था, ये उसने अपनी आंखों से देखा है। और ये बात सुनकर तो कैनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एनीवेज अब दूसरी ओर कॉलोनी हाउस के अंदर डोना क्रिस्टी मिलर को अपने साथ उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर पिछले सीजन में बॉयड ने एल्जिन को टॉर्चर करते हुए उसका हाथ तोड़ दिया था। साथ ही साथ वहाँ पर सैरा ने उसकी आंख फोड़ दी थी ताकि वो उसे फातिमा की लोकेशन के बारे में बता दे। खैर उसी कमरे के अंदर आखिरी सीजन में आई एकोस्टा एल्जिन की रखवाली करने के लिए बैठी हुई थी, जो कि डोना और क्रिस्टी के अंदर आते ही उन पर गन पॉइंट कर देती है। जिस पर पहले तो डोना उसको कहती है कि वो जानती है कि एकोस्टा की बंदूक में गोलियां नहीं है और वैसे भी वो वहां पर बस एल्जिन के घाव को सही करने के लिए आई है। ये सुनकर एकोस्टा अपनी बंदूक नीचे कर लेती है और क्रिस्टी एल्जिन को संभालते हुए उसके घाव को देखने लगती है। फिलहाल क्रिस्टी जो थी वो एल्जिन की आंख सही तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे थोड़ा बेटर लुक देने के लिए उसकी फूटी हुई आंख को सिलकर हमेशा के लिए बंद जरूर करा जा सकता था, जिस पर एल्जिन मान जाता है और वैसे भी कोई ऑप्शन भी नहीं था। एल्जिन अब क्रिस्टी से बोलता है कि उसने किमोनो वुमन की बात इस वजह से मानी थी क्योंकि उसने ये कहा था कि बच्चे के पैदा होने के बाद में उसका बच्चा उन्हें इस जगह से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, जिस पर क्रिस्टी उसको बताती है कि ये जगह इसी तरह से सबके दिमाग के साथ खेलती है और एक बार ऐसा ही उसने सैरा के साथ भी करा था। और अगर आपको याद हो तो उस समय सैरा ने अपनी जिद में अपने भाई नेथन को ही मौत के घाट उतार दिया था। अब क्रिस्टी एल्जिन के घाव सिलने लग गई थी और वहीं येलो मैन जो होता है यानी कि येलो जैकेट मैन, वो जिम को खत्म करने के बाद मस्ती से जंगल में मौजूद एक जगह पर आता है जहां पर ना जाने कब उसने एक सूटकेस गाड़ा था एंड आई बिलीव कि ये विक्टर का काम होगा। आपको याद होगा कि व्हाइट बॉय ने उसको कहा था कि सारे के सारे टाउन के बिलोंगिंग्स को वो सूटकेस में भरकर रख दे। अब इस सूटकेस को निकाल कर देखते हुए वो लगातार हंसे जा रहा था और साथ ही साथ अपने कपड़े भी उतार रहा था। खैर वहीं अब तक बॉयड और कैनी जो थे वो शेरिफ स्टेशन में आ गए थे, जहां के फ्लोर के सीक्रेट एरिया से बॉयड एक छोटे से डब्बे को निकालता है जिसमें काफी सारी बुलेट्स रखी गई थी और बॉयड उन्हें हर उस गन में से जमा कर अपने पास रख लिया करता था जो भी लोग अब तक इस टाउन में लेकर आए थे। तब कैनी को बॉयड के इरादे समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही बॉयड उससे ये पूछता है कि गाँव के अंदर टोटल कितने लोग बचे हैं, तो कैनी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं बॉयड की ये हरकत लोगों को खुद से ही मरने पर मजबूर करने वाली थी, इसलिए वो बॉयड को भी कुछ उल्टा सीधा करने से मना करता है। जिस पर बॉयड उसको समझाता है कि जिस वक्त स्माइली मॉन्स्टर मारा गया था उस वक्त हम लोग बड़ी मुश्किल से अब तक एक बार मॉन्स्टर से जीते थे, लेकिन अब वो वापस जिंदा हो चुका है, जिसका मतलब कि अभी उन क्रीचर्स को हराया नहीं जा सकता। बेसिकली वो कह रहा था कि वो लोग बेबस हैं और ऐसे टाउन में रहने वाले लोगों के पास सिर्फ दो ही चॉइसेस बचती हैं कि या तो वो मॉन्स्टर्स उनके पास आकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दें या फिर वक्त आने पर वो खुद को ही खत्म कर लें। इस बात पर बॉयड और कैनी की बहस भी हो जाती है, पर बाद में कैनी भी बॉयड की सिचुएशन को समझते हुए बताता है कि गांव में कुल मिलाकर फिलहाल 47 लोग थे, लेकिन इनको अभी तक पता नहीं था कि जिम के साथ क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात कि वहां पर बाहर एक प्रीस्ट आने वाला था, तो कुल मिलाकर वैसे भी यहाँ पर अभी जो लोग होने वाले थे वो वैसे भी 47 हो ही जाते। खैर हम देखते हैं कि टैबी भी अब खुद को संभाल कर गांव में वापस ले आई थी, क्योंकि आखिरी सीजन में जब से टैबी को ये पता चला था कि वो अपने पिछले जन्मों में जेड के साथ थी, इस जगह पर अंगुई बच्चों को बचाने के लिए आ चुकी थी, तो वो इससे काफी परेशान सी हो रखी थी और उसको ये भी लग रहा होता है कि वो पिछले जन्म में विक्टर की माँ थी और जेड क्रिस्टोफर था और तब से उसके दिमाग ने काम ही करना बंद कर दिया था। अब गाँव के अंदर आते ही टैबी जूली और ईथन से अपने पति जिम के बारे में पूछती है, जिसके मरने के बारे में किसी को अभी तक कोई आइडिया ही नहीं था और टैबी को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी तरह ही जिम का दिमाग भी खराब होगा और थोड़ा सा शांत होने के बाद में वो घर वापस लौट आएगा। तभी अचानक उनके सामने से फादर की गाड़ी तेज रफ्तार में जाकर सीधा शेरिफ स्टेशन से टकरा जाती है, जिससे कि स्टेशन की एक दीवार टूट गई थी और अभी बॉयड और कैनी मरते मरते बचे थे। अब उस गाड़ी को देखकर तुरंत ही वहां पर काफी सारे लोग आ गए थे और अभी बॉयड और कैनी भी बेहोश हो चुके फादर और उसकी बेटी सोफिया को गाड़ी से निकालने की कोशिश करने लग गए थे, जिस दौरान सोफिया की गर्दन विंडशील्ड के टूटे हुए कांच के बीच में फंस गई थी और वहां पर एक बाइबल भी होती है। और जबकि आपको याद होगा कि टाउन के अंदर कोई भी बाइबल नहीं थी, तो ये बाइबल जो थी वो इसी फादर यानी कि प्रीस्ट की होती है। और एक और वियर्ड बात ये थी कि जब फादर यहाँ पर आ रहा था तो उसकी कार में कोई भी लड़की नहीं होती। एनीवेज यहाँ पर अब इस चीज की वजह से सोफिया को काफी दर्द हो रहा होता है और अभी काफी कोशिश करने के बावजूद भी फादर की सीट का दरवाजा नहीं खुल रहा होता, इसलिए बॉयड कैनी से टूल्स लाने के लिए कहता है और जैसे तैसे मरियल के साथ मिलकर सबसे पहले सोफिया की सीट बेल्ट काट कर उसको आजाद करवाया जाता है।
और टैबी सोफिया को संभालने की कोशिश करने लग गई थी। वहीं कैनी को वापस आते समय जेड मिल जाता है जो कि उसके साथ आ गया था। जिस दौरान जब टैबी की नजर उस पर पड़ती है तो दोनों काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि टैबी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसका जेड के साथ इतना गहरा रिश्ता था। खैर अभी कैनी और बॉयड फादर को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और उतने में ही रैंडल वहां पर एम्बुलेंस लेकर पहुंच गया था। तब मरियल जो होती है वो सोफिया के घाव को देखते हुए उससे उसके बारे में पूछने लग गई थी। जिस दौरान सोफिया बताती है कि वो अपने पिता के साथ एक दूसरे शहर में जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनको एक मनहूस टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया और जब वो रास्ता बदलने के लिए मुड़े तो वो इस अजीब से गाँव में आ गए, जहाँ पर आते ही उसके पिता को अचानक से दौरे पड़ने लगे और गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी सीधा शेरिफ स्टेशन में जाकर क्रैश हो गई। ये बताने के बाद सोफिया बहुत रोने लग जाती है, जिसको देखकर टैबी उसे वापस से संभालती है। खैर अब तक जैसे तैसे कर बॉयड, कैनी और रैंडल ने मिलकर फादर की सीट वाले गेट को तोड़ दिया था, जिसके बाद फादर को स्ट्रेचर पर लिटाकर तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया जाता है। खैर अभी हॉस्पिटल में वापस जाने से पहले मरियल बॉयड को फादर के सीजर्स के बारे में बताती है, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों को सीजर्स आए थे उन सबका इस जगह से कोई ना कोई खास कनेक्शन बन गया था, जैसे कि यहाँ पर ईथन के साथ में हुआ था। खैर अब जल्दी ही अंधेरा होने वाला होता है, इसलिए कैनी हॉस्पिटल में जाकर सोफिया और फादर का ध्यान रखने का फैसला करता है और बॉयड डोना से मिलने के लिए कॉलोनी हाउस की तरफ जाने लगता है। अभी टैबी भी जूली और ईथन के साथ अपने घर में जाने लग गई थी, लेकिन अभी भी उसे जिम की बहुत फिक्र हो रही होती है कि तभी उसके पास जेड आकर उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूज होने की वजह से टैबी उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और अभी उसे उसके पिछले जन्म और उसके ही विक्टर की माँ होने वाली बात पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था। और भाई सिंपल सी बात है, ये जो टाउन है ना, यहाँ पर जितने भी लोग मरते हैं उसके बाद नए लोग उनकी रिप्लेसमेंट के लिए आते रहते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग से यहाँ पर होता आ रहा था। अब टैबी के मन में ये था कि ये जगह सच में लोगों के दिमाग के साथ खेलकर उन्हें झूठ को सच के रूप में दिखाती है और हो सकता था कि टैबी और जेड को वो सब दिखाना भी इस जगह की एक चाल होगी। खैर अब जहाँ पर एक तरफ टैबी सब चीजों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, वहीं जेड को इन सब पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए वो टैबी से कहता है कि उन्हें जिम के साथ बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए, जिस पर टैबी उसको बताती है कि जिम अब तक घर वापस नहीं लौटा है। ये सुनकर जेड वहां से चला गया था। वहीं बॉयड के कॉलोनी हाउस के बाहर पहुंचने पर उसकी मुलाकात एकोस्टा से होती है, जो कि पिछले सीजन में बॉयड के एल्जिन जैसे बच्चे का हाथ तोड़ने की वजह से उससे काफी नाराज थी और उसको लग रहा था कि बेशक से बॉयड पहले के टाइम पर इस गांव का हीरो रहा होगा, पर फिलहाल उसके दिमाग ने उसके साथ खेलकर उसे एक शैतान बना दिया है। अब इस बात पर बॉयड अपनी तरफ से एकोस्टा को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एकोस्टा उसकी बातों को नहीं सुनती और वहां से सीधा डाइनर में चली जाती है। वहां पर वो सब चीजों के बारे में बहुत ही ध्यान से सोचते हुए फ्रस्ट्रेट होते हुए अपनी यूनिफॉर्म को साफ करने लगती है, जिस दौरान अचानक से ही डाइनर में रखे रेडियो में 1973 में स्टीफन सोंडाइम का ए लिटिल नाइट म्यूजिक के लिए लिखा हुआ गाना इन द क्लाउन्स बजने लगता है, जो गाना कहीं ना कहीं रिग्रेट, मिस टाइम और फेल्ड रोमांस के बारे में था। तभी एकोस्टा की नजर पास में ही एक रखी हुई हुडी पर पड़ती है, जो कि यहाँ पर गुजरे हुए लोगों की थी और शायद अब एकोस्टा अपनी पुलिस वाली आइडेंटिटी को छोड़कर एक नॉर्मल सिविलियन की तरह ही गाँव के अंदर रहना चाह रही थी। इधर बॉयड डोना के पास जाकर उससे ऊपर वाले कमरे में सबके पास चलने के लिए कहता है, ताकि वो सबको उस स्माइली मॉन्स्टर के बारे में सब बता सके। फिलहाल ऊपर जाने पर बॉयड और डोना जो होते हैं वो फातिमा और क्रिस्टी को आपस में बहस करते देखते हैं, क्योंकि क्रिस्टी के हिसाब से फातिमा के पेट में कभी कोई बच्चा था ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि हाँ बच्चा तो था, लेकिन किमिनो वुमन फातिमा के पेट से एक फीटस को निकाल कर अपने साथ ले गई थी। खैर अब तभी बॉयड के ऊपर नजर पड़ते ही फातिमा उससे ये पूछती है कि किमिनो वुमन ने उस फीटस के साथ क्या किया, जिस पर बॉयड उसको बता देता है कि नीचे काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद थे और किमिनो वुमन के फीटस को जमीन पर रखते ही वो स्माइली मैन वाला मॉन्स्टर बन गया था। ये सुनने के बाद कमरे में मौजूद हर एक इंसान दंग रह गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी कि बॉयड ने उस स्माइली मॉन्स्टर को पहले ही खत्म कर दिया था। अब वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर किसी के फर्नीचर खिसकाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर बाहर जाने पर उनको विक्टर दिखता है, जो कि अपने पिता हेनरी को अपने कमरे में शिफ्ट करने के लिए उनके सामान को अपने कमरे में ले जा रहा था। अब ये देखकर सब वापस से फातिमा वाले कमरे में आ गए थे, जहां पर फातिमा भी सबको उन मॉन्स्टर्स की डील के बारे में बताती है, जिससे ये बात तो साफ हो चुकी थी कि बॉयड या फिर किसी के पास भी उन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई भी रास्ता नहीं है। और बस अब तक एक ही चीज क्लियर हुई है कि जंगल में कोई ऐसी शैतानी चीज रहती है जिससे कि इस टाउन के लोगों ने डील करी थी और अपने ही बच्चों का सैक्रिफाइस कर दिया था, जिसके बाद में उनको यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर या फिर अमर रहने का वरदान या फिर श्राप मिल गया था। यही एक प्लॉट है जो कि अब तक 100% क्लियर है और इसके अंदर कहीं ना कहीं येलो जैकेट मैन का भी हाथ था। फिलहाल बॉयड जो होता है फातिमा से जानने की कोशिश करता है कि डिलीवरी के वक्त जिन विजन से उसे मॉन्स्टर्स के डील के बारे में पता चला था, तो उसने उन विजन्स में और क्या क्या देखा, लेकिन ये बात सुनकर
पर फातिमा उल्टा बॉयड के ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि पहले किसी ने भी उसकी इस बात पर भरोसा नहीं करा था कि उसके पेट में कुछ तो अजीब पल रहा है। और फातिमा को ऐसा लग रहा था कि बाकी सब उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि शायद उसने उन विजन्स में देखी हुई चीजों के बारे में कुछ जानकारी छुपाने की कोशिश करी हो। तब एलिस और बाकी सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बस बाहर जाने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। लेकिन फातिमा उनमें से किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी और बस अब फातिमा नहाने के लिए सीधा बाथरूम चली जाती है। और ये सारी चीजें बॉयड को अंदर ही अंदर बुरी तरह से तोड़ रही थी। सबसे बड़ी बात कि उसका ग्रैंडसन स्माइली मैन कैसे हो सकता था। साथ ही साथ अभी उसे सोफिया और उसके पिता के लिए भी बहुत बुरा लग रहा होता है। अब इस वजह से बॉयड इतना परेशान हो गया था कि वो रात होने के बावजूद भी कॉलोनी हाउस के बाहर जाने लगता है। तब क्रिस्टी उसे रोककर समझाती है कि पूरे गाँव में बॉयड ही सबसे ज्यादा बहादुर और समझदार है, और अगर वो यहाँ पर नहीं आता तो लोग इतना भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और अगर वो इस तरह से टूटेगा तो ना जाने कितने लोग घबराहट में ही खुद को खत्म कर लेंगे। ये सुनकर बॉयड अपनी बीवी एबी के मौत के बारे में सोचते हुए रोना शुरू कर देता है, जिस चीज को देखकर उसका बेटा एलिस अपने पिता को संभालने लग गया था। और ये काफी पावरफुल सीन होता है। यानी कि शुरुआत में एलिस अपने पिता से नफरत करता था, लेकिन अब इस पॉइंट पर चीजें आ गई थी कि वो अपने पिता को समझता था। वहीं हॉस्पिटल के अंदर फादर को दवाई देने के बाद भी घंटों से होश नहीं आया होता है, जिसकी वजह से कैनी और मरियल परेशान थे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और सोफिया खुद भी लगातार अपने पिता के लिए प्रे करे जा रही थी। अब अपनी प्रेयर को खत्म करने के बाद वो कैनी के पास आकर उससे उसका फोन मांगती है, ताकि वो अपनी माँ को कॉल करके इन सब चीजों के बारे में बता सके। लेकिन तब जाकर कैनी उसको समझाता है कि ये जगह नॉर्मल दुनिया से पूरी तरह से अलग है। शुरुआत में तो सोफिया को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन कैनी उसे मॉन्स्टर्स, गांव और मॉन्स्टर से बचने वाले टेलिस्मैन के बारे में सब बताते हुए उसे अपनी बातों पर यकीन दिलवाता है। उस दौरान सोफिया खिड़की पर लगे हुए टेलिस्मैन को छूकर देखने लग गई थी और शायद उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए कैनी उसे मना कर देता है। और तब सोफिया कैनी को उसके साथ उसके पिता के लिए प्रार्थना करने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो कैनी मना कर रहा था, लेकिन सोफिया का दिल रखने के लिए वो बाद में प्रार्थना करने लगता है। जिस दौरान सोफिया कह रही थी कि हे भगवान, मेरी और मेरे पिता की उन मॉन्स्टर से रक्षा करना जो कि इस जगह पर खुलेआम घूमते हैं। अब प्रेयर करने के बाद में कैनी सोने चला जाता है और फिर सोफिया अपने पिता के पास जाकर उसके ऊपर हाथ रखते हुए कुछ चैंट करने लगती है और उसको उठने के लिए कहती है, जिसके अगले ही पल फादर उठ गए थे। यानी कि ये सोफिया तो बिल्कुल नहीं है भैया। और उसी दौरान फादर सोफिया को अपने सामने देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि असल में वो इस गाँव में अकेले ही आए थे। जी हाँ, और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी। तो ये सोफिया आखिर थी कौन? और तब जाकर हमको राज पता चलता है येलो जैकेट मैन का। जब येलो जैकेट मैन ने सूटकेस को देखते हुए अपने कपड़े उतारे थे, तो उस सूटकेस से उसने सोफिया के कपड़े ही निकाले थे। और आपको याद होगा कि गुफा के अंदर टैबी को भी एक सूटकेस दिखाई दिया था जो कि बिल्कुल सेम था। यानी कि यहाँ पर ऐसे कई सारे सूटकेस होंगे और कहीं ना कहीं येलो जैकेट मैन ही लोगों को इन्फ्लुएंस करके ये सूटकेस यहाँ पर गड़वाया करता होगा। और पक्का सोफिया इस टाउन की पहले कोई न कोई सदस्य थी। और अब हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के पास में रूप बदलने की शक्ति थी, तो इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर येलो जैकेट मैन ने सोफिया का रूप ले लिया था। और उसके बाद में उसने डरी हुई लड़की का भेष बनाकर फादर की गाड़ी के सामने जाकर उससे लिफ्ट मांगी थी, जिस दौरान फादर भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे ही गाड़ी टाउन के पास पहुंची तो यहाँ पर फादर सब कुछ बता सकते थे। तो सोफिया यानी कि येलो जैकेट मैन ने फादर को छूकर उसको दौरे दिलवाए थे और गाड़ी को जानबूझकर शेरिफ स्टेशन से क्रैश करवा दिया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि येलो जैकेट मैन शायद से इसलिए सीट पर फंस गया था ताकि वो खुद को बेचारा दिखा सके। लेकिन बाइबल भी उससे जाकर टच हो गई थी, तो हो सकता है कि शायद से इस चीज से उसको तकलीफ भी हो रही होगी। लेकिन हमने ये भी गौर किया था कि येलो जैकेट मैन जो था वो सोफिया बनने के बाद में प्रेयर्स रीड कर रहा था, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भगवान को मॉक करने के लिए ऐसा कर रहा होगा कि इस जगह पर ऊपर वाले की शक्ति नहीं चलती बल्कि उसकी चलती है। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में येलो जैकेट मैन यानी कि सोफिया फादर से ये कहने लगती है कि तुम इस महत्वपूर्ण कहानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार बनने वाले हो और अब जो होने वाला है वो उसका फेवरेट पार्ट है। इतना बोलकर सोफिया फादर के मुंह को जोर से दबाने लगती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वो फादर को मार देगी या फिर क्या होगा? खैर, दूसरी ओर टैबी अपने घर में जूली और ईथन के साथ जिम के लिए काफी परेशान थी और ईथन को लग रहा था कि जिम के ऊपर पक्का मॉन्स्टर्स ने हमला करके उसे खत्म कर दिया होगा। यहाँ पर ईथन शुरुआत से ही ऐसा हो रहा था। उसने टैबी के लिए भी यही कहा था कि वो मर गई होगी। अब वो अपने पिता के लिए ऐसा बोल रहा था और इससे जूली और टैबी थोड़ा सा पैनिक करने लगते हैं। लेकिन वो ईथन को समझाते हैं कि जिम कॉलोनी हाउस में भी हो सकता है और वो सुबह जल्दी ही लौट आएगा। अब इस बारे में वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक उनके किचन की अलमारी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं, जो कि सच में काफी डरावना और खौफनाक था। तो क्या ये जिम की आत्मा है जो कि टैबी को अपनी मौत की सच्चाई बताना चाहती थी या फिर माजरा कुछ और ही था? और बूम, इसी के साथ में फ्रॉम सीजन 4 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
अब देखो, मैं यहाँ पर कुछ थियोरीज और कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा। हालांकि फ्रॉम सीजन 4 के 10 एपिसोड्स होंगे और यहाँ पर अभी बाकी एपिसोड आने में काफी वक्त है, तो पहले से ये थियोरीज देना सही नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीजें यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा। तो देखो, अगर कोई भी इंसान इस टाउन के अंदर खत्म होता है तो शायद उसको रिप्लेस करने के लिए कोई ना कोई गाँव में आता रहता है। जैसे कि यहाँ पर सर्टेन सेट ऑफ लोगों का होना जरूरी है। जैसे कि जब फादर खत्री यानी कि एक पेस्टर खत्म हुआ, तब बस के अंदर टेली आई थी जो कि एक टैरो कार्ड रीडर थी। इसके अलावा जब बारटेंडर टॉम मारा जाने वाला था तो उससे पहले ही यहाँ पर जेड आ चुका था, और उसी समय सीजन 1 की नर्स जीना के खत्म होने के बाद में हॉस्पिटल में आई थी उसकी कमी पूरी करने के लिए मैरियल, जो कि यहाँ पर क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड होती है। और जैसा कि अब तक टेली भी खत्म हो गई थी, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए वहां पर एक और पेस्टर आया था, और इसलिए शायद से येलो जैकेट मैन यानी कि शेप शिफ्टर ने यह कहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा अहम किरदार निभाने वाले हो। अब येलो जैकेट मैन जो था वो सूटकेस को देखकर काफी पागल सा हो रहा था, हंस रहा था। लेकिन ये कोई नया बैग नहीं है, क्योंकि यहाँ टाउन के अंदर ऐसे ढेर सारे बैग्स हैं। और अगर आपको याद हो तो व्हाइट बॉय ने यहाँ पर विक्टर से कहा था कि जितने भी लोग मारे जाएंगे उनके सारे सामान को इकट्ठा करके वो एक बैग के अंदर कहीं गाड़ दे। तो ऐसे कई सारे बैग्स यहाँ पर पक्का होंगे। और टैबी ने भी मॉन्स्टर्स वाले टनल के अंदर बिल्कुल ऐसा ही एक सूटकेस देखा था, जिसके अंदर एक पुरानी वेडिंग ड्रेस रखी हुई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी ट्रॉफीज थी, जैसे कि इंसानों का शिकार करके वो कुछ ना कुछ उनकी बिलोंगिंग्स लेकर आते थे। अब वैसे पक्का फ्यूचर वाली जूली कई बार अलग अलग जगहों पर येलो जैकेट मैन से मिल चुकी होगी, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसको येलो जैकेट मैन की ताकत के बारे में अंदाजा था। और जैसा कि येलो जैकेट मैन सोफिया बनकर उन सब के बीच में आ ही गया था, तो हो सकता है कि बाद में उसकी सच्चाई के बारे में सबसे पहले जूली को पता चलेगा। और आने वाले एपिसोड्स के अंदर यही होगा कि जूली को अपनी शक्तियों के बारे में पता चलने वाला था। अब वैसे यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि येलो जैकेट मैन के आने के बाद से शायद मॉन्स्टर्स का आतंक थोड़ा सा कम हो गया है, पर शायद येलो जैकेट मैन भी उनका रियल मास्टर नहीं है। हो सकता है कि वो डीमन भी किसी के एजेंट की तरह हो और जंगल में रहने वाली असली शैतान बाद में ही सामने आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बॉयड और सैरा यहाँ पर लाइट हाउस को ढूंढने जा रहे थे, तो उनको किसी ने खींचा था जो कि बिल्कुल मकड़ी के जाले जैसा था। तो बहुत बड़ी मकड़ी या फिर कोई ऐसी चीज वहां पर आई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल मिस्ट मूवी जैसा लग रहा था। मिस्ट मूवी के अंदर जो इन जानवरों की दुनिया थी वो बिल्कुल अलग थी, और वहां पर अलग अलग किस्म के बड़े बड़े भयानक मॉन्स्टर्स रहा करते थे। इसके अलावा येलो जैकेट मैन यानी कि सोफिया के अंदर खतरनाक वाली शक्तियां थी, क्योंकि यहाँ पर टेलिस्मैन को छूने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो बाइबल की ढेर सारे प्रेयर्स को भी रीड कर रही थी। अब आगे बात करें जिम के बारे में, तो जिम को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो यहाँ पर ढेर सारी जानकारी लोगों को दे रहा था। उसकी वजह से यहाँ पर ये अंगूई बच्चों का राज खुला था। इनफैक्ट उसने बहुत सारी चीजें टैबी को और जेड को बताई थी, और उसके बिना वो पूरी नहीं हो सकती थी। और इसके चलते ही येलो जैकेट मैन ने उसको खत्म कर दिया, और इसलिए उसने उसको कहा भी था कि वो उसका फेवरेट कैरेक्टर है। अब ये हो सकता है कि जिम की जो आत्मा है वो बिल्कुल अंगूई बच्चों की तरह उसको वार्न करने के लिए यहाँ पर आएगी, यानी कि टैबी को और जेड को। और अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ बहुत ही बिजार थ्योरीज के बारे में। अब देखो, सबसे पहली चीज ये है कि गांव वालों ने फॉरेस्ट में रहने वाली एंटिटी से हमेशा जिंदा रहने के लिए वरदान मांगा और अपने ही बच्चों को सैक्रिफाइस कर दिया, जो कि वही 7 बच्चे थे, यानी कि अंगूई बच्चे। अब ये एंटिटी येलो जैकेट मैन है या फिर उससे बहुत खतरनाक, ये चीज तो बाद में ही पता लगेगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर येलो जैकेट मैन जो है उसके जैसी और भी एंटिटीज यहाँ हो सकती हैं। एज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बॉयड की बीवी एबी जो थी वो अपने ही बेटे को मारने वाली थी, और तभी बॉयड ने आकर उसको खत्म कर डाला। एबी का कहना था कि एलिस बॉयड तो पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो क्या एलिस कोई एंटिटी हो सकता है? और क्या यहाँ पर एबी हमेशा से सही थी? एज उसके जरिए ही स्माइली मैन पैदा हुआ था, जबकि फातिमा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी। और हम जानते हैं कि या तो भगवान या फिर शैतान, इन दोनों में से किसी एक में ही शक्ति है ऐसा करने की, और स्माइली मैन एक मॉन्स्टर था। तो मे बी एलिस में गड़बड़ है। शायद से एबी हमेशा से सही थी, और एलिस की पेंटिंग्स वो ज्यादा कभी बाहर भी नहीं गया था, तो ऐसी अजीब पेंटिंग बनाना काफी वियर्ड सी बात है। अब ये टाउन जो है वो एक साइकिल में चलता है। जैसे पहले भी यहाँ पर सेम लोगों ने सेम चीजें ठीक करने की कोशिश करी थी, जैसे कि एल्जिन की आंख खराब हो गई थी, ऐसे ही और भी 2 लोग थे जिनकी आंखों के अंदर सेम चीज हुई थी। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मास मैसेकर, मास डिस्ट्रक्शन आने वाला है। याद करो कि कैसे। अब आपको याद होगा कि विक्टर ने यह बताया था कि जब यहाँ पर मास मैसेकर हुआ था लास्ट वाला, तो उससे जस्ट पहले यहाँ पर एक कार आकर क्रैश हुई थी जिसके अंदर 2 लोग आए थे। और अभी देखो, सोफिया यानी कि येलो जैकेट मैन और फादर आए हैं, तो ये चेतावनी थी कि टाउन के अंदर अब कुछ भयानक होगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि टेली जो थी वो भी कोई मॉन्स्टर या फिर कोई एंटिटी हो सकती है, क्योंकि 47 नंबर का सिग्निफिकेंस यहाँ पर बहुत है। जैसे कि उसके 4 बच्चे और 4 ग्रैंड चिल्ड्रन थे। इस एपिसोड के अंदर 47 लोग बचे हुए थे, अकॉर्डिंग टू कैनी ऐसा था। और जब रैंडल ने डोना को बांधा था
तो उस वक्त आरवी में रेडियो के ऊपर भी 47 नंबर लिखा हुआ था। टैबी जिस रूम के अंदर थी उसका नंबर था 2225 और वो भी अगर स्टार्टिंग और एंड के 2 नंबर को ऐड करते हो तो वो भी 47 बनता है। और मुझे तब भी लग रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। और इस पॉइंट पर यह भी एक चीज है कि जिसको दौरे पड़े थे उन सबको किसी हायर बीइंग यानी कि एंटिटी ने पक्का टच करा होगा और तभी उनको दौरे पड़ रहे थे। अब देखो 47 का एग्जैक्ट मतलब तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन इतना तो है कि जैसे ही टाउन के अंदर बस 47 लोग बचते हैं ये मास मैसेकर होता है। और येलो जैकेट मैन ने जूली को, जो कि स्टोरी वॉकर फ्यूचर से आई थी, उसको कहा था कि ये सब मेरा फेवरेट है। और क्या उसे येलो जैकेट मैन याद नहीं है? हम तो मिलते रहते हैं। तो शायद से जूली ने पिछला मैसेकर देखा होगा पास्ट में जाकर, जहां पर ये येलो जैकेट मैन किसी और के रूप में होगा और ये सब करवाया होगा। अब जैसे पिछले मैसेकर का अकेला सर्वाइवर विक्टर था, तो क्या इस बार ईथन बचेगा और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहेगी? अब जिस हिसाब से येलो जैकेट मैन कहानी की बात करता है, ऐसा लग रहा है कि इस टाउन की कहानी उसने ही लिखी है और उसका इन्फ्लुएंस हर जगह पर है। क्या हो अगर शायद से वो ये सब करके रियल दुनिया में जाना चाहता हो। अब पहले फ्रॉम टाउन के अंदर कोई बाइबल भी नहीं थी, लेकिन अब फाइनली टाउन के अंदर एक बाइबल आ गई है। लेकिन अगर येलो जैकेट मैन यानी कि शेप शिफ्टर डीमन है तो उसने ये अलाउ कैसे कर दिया? या फिर शायद से ये गॉड की मर्जी है कि इस बार साइकिल सेम तरह से रिपीट नहीं होगी। लेट्स सी, क्योंकि फ्रॉम का सीजन 5 भी आएगा जो कि आखिरी होने वाला है। अब एक चीज और नोटिस करना कि सीजन 3 और सीजन 4 येलो शेडिंग के साथ है। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं, लेकिन आई थिंक ये चीज शेप शिफ्टर को दर्शाती है, यानी कि येलो जैकेट मैन को। और येलो जैकेट मैन सोफिया के रूप में खतरनाक चीज करने वाला है। इनफैक्ट उसकी शक्ति काफी है, एज उसने टेलिस्मैन को इजीली छू लिया था, यानी कि उससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एंड आई बिलीव कि मैसेकर ऐसे होगा, सोफिया हर जगह से ये सिजल यानी कि टेलिस्मैन को हटा देगी और तब जाकर टाउन में तांडव होगा। अब जूली जो कि स्टोरी वॉकर है वो चीजें चेंज कर सकती है। येलो जैकेट मैन बस उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। एज आपको याद होगा कि उसने बॉयड की जान बचाई थी रस्सी फेंककर। अगर वो स्टोरी वॉकर होकर चीजें चेंज नहीं कर सकती थी तो उसको रस्सी भी नहीं फेंकनी चाहिए थी, यानी कि डंजन के अंदर। लेकिन स्टिल उसने बॉयड की जान बचाई, कहानी चेंज करी। एक क्रेजी थियरी ये है कि एपिसोड के एंड में किचन की चीजें गिर रही थी और शेल्फ खुल रहे थे। तो क्या ये स्टोरी वॉकर जूली हो सकती है, जो कि देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो चीजें चेंज कर सकती है या फिर नहीं, मे बी वार्निंग देकर। और जिम को फोन पर थॉमस की आवाज आया करती थी। इनफैक्ट यहाँ पर ईथन के साथ भी हुआ था। तो वो कोई और नहीं बल्कि येलो जैकेट मैन ही होगा, जो कि आवाज बदलकर इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। अब इन सबको एंटीना इस्तेमाल करने से रोकने के लिए जो आवाज आ रही थी, बेसमेंट खोदने से जो गुस्सा हुआ था, वो भी यही येलो जैकेट मैन शेप शिफ्टर है। और अगर ये डीमन किसी भी सूटकेस से कपड़े चेंज करके उनका रूप ले सकता है, तो वो वेडिंग ड्रेस वाला भी डीमन ये खुद हो सकता है। हो सकता है कि बैलेरिना डांसर भी वो खुद होगा। और कहीं मार्टिन जो था वो इसी येलो जैकेट मैन एंटिटी के बारे में तो नहीं बात कर रहा था कि वो इन मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कैनी को जल्दी ही सोफिया खत्म कर देगी, ये भी मेरी गारंटी है। अब देखो एक चीज और है कि जो ईथन है वो येलो बहुत पहनता है और वो लोगों की मौत से ज्यादा रिएक्ट भी नहीं करता। ऐसा उसका मानना था कि हम सबका यहाँ एक रोल है, तो क्या उसका और येलो जैकेट मैन का कोई रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको जो दौरे आए थे उसके बाद में वो कनेक्ट हो चुका था येलो जैकेट मैन से और अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो येलो जैकेट मैन ही कर रहा हो, यानी कि इनडायरेक्टली। और सबसे बड़ी बात की स्टोरी वॉकर जूली फ्यूचर से आई थी, यानी कि वो जिंदा है फ्यूचर में। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है, कई लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर जूली यहाँ पर जिंदा है तो उसको कैसे याद नहीं है कि सोफिया जो है वो कौन है। तो असल में अपने पिता को बचाने जो स्टोरी वॉकर आई थी वो फ्यूचर से आई है और ये वाली जो जूली है वो अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। यहाँ पर कुछ पहले ही हो चुका है जहाँ पर जिम जिंदा नहीं है, एज वो बार बार अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन फेल हो रही थी। तो मे भी हो सकता है कि कोई इस किताब को पढ़ रहा है जो कि है फ्रॉम सीरीज और उसके अलग अलग एंडिंग को हमें दिखाया जा रहा है। और ऐसा हुआ तो क्रेजी हो जाएगा, जैसे कि ये सब बस किसी की सोच थी फिक्शनल टाउन फ्रॉम की। कोई बस किताब के पन्ने पलट रहा है। इनफैक्ट एबी, मिरांडा और विक्टर सब यही बोलते हैं कि क्या पता ये सब बस सोच हो और वो रियल है ही नहीं। अदरवाइज क्यों बार बार सारे कैरेक्टर्स अलग अलग रूप के अंदर इसी टाउन में वापस आया करते थे। तो दोस्तों ये थी फ्रॉम सीजन 4 के पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, हिडन थिंग्स एंड थियरीज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और बाकी चीजें जो हैं वो हमको आने वाले ही एपिसोड्स में पता चलेंगी और अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। तो वेट करिएगा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए और अगले एपिसोड के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर 10,000 लाइक और 500 कमेंट कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी आएगा। और रिसेंटली मैंने संभवम अध्यायम ओनो फिल्म को एक्सप्लेन किया है, जो कि एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए